वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पथेटोलिटिक्स। पैरासिम्पथेटोलिटिक्स मींस दे आर ब्लॉकिंग द पैरासिम्पथेटिक सिग्नल। इनके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स एंड दूसरे हैं कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स। ठीक है, कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे पास फिर दो टाइप्स में, एंटी मस्क्रीनिक एंड एंटी निकोटिनिक डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। और एंटी मस्क्रीनिक हमारे पास फिर दो टाइप्स में है, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। फर्स्ट हम सिलेक्टिव देख लेते हैं। इनमें फर्स्ट है M1 सिलेक्टिव एंड द सेकंड वन इज M3 सिलेक्टिव। ठीक है, M1 सिलेक्टिव में आ जाते हैं पायरेंजीपाइन, टीलेंजीपाइन, और M3 सिलेक्टिव में आ जाते हैं डेरिफिनेसन, सोलिफिनेसन एंड टोल्टिरोडन। इनके नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे नॉन सिलेक्टिव में। नॉन सिलेक्टिव के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, वो निमोनिक है ट्रूप्स एंड स्कोप। ट्रूप्स एंड स्कोप, ये जो ट्रूप लफ्ज़ है ना, ये चार ड्रग्स में आ जाएगा। चार हाफ पर मुश्तमिल है, तो ये चार ड्रग्स में आएगा और स्कोप भी आएगा। तो हम ये देख लेते हैं किस किस में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर आ गया एट्रोपिन में ट्रूप, फिर बेंजट्रोपिन में ट्रूप, फिर हिमेट्रोपिन में ट्रूप, फिर इप्राट्रोपियम में ट्रूप आ गया। उसके बाद हमारे पास स्कोप आ गया, स्कोपोलामाइन में। उसके बाद ट्रोस्पियम एंड ऑक्सीब्यूटाइनल। दीज वर द ड्रग्स विच इंक्लूड इन नॉन सिलेक्ट। फिर आ जाएंगे हमारे पास एंटी निकोटिनिक। एंटी निकोटिनिक में गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, एनएम ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इनमें हेक्सा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में हेक्सामिथोनियम ट्राइमेथोफामान एंड मैकामाइल अमीन। और उसके बाद जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, वी विल डिस्कस देम इन सेपरेट चैप्टर 27। उसके बाद आ जाते हैं कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स, ऑक्सिम्स कंपाउंड एंड स्पेसिफिक। इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेजर कैटेगरी है, जो कंपाउंड आता है बहुत एम है, ये है पार्लिडॉक्सिम और 2PAM। दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कोलिनर्जिक drugs or parasympathetolytic drugs. Now we will discuss about the details of these drugs. तो ये जो समरी दी हुई है ड्रग टेबल के एंड पर, चैप्टर के एंड पर दी हुई है, तो इसे आपने मेमोराइज करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव, उसके बाद एंटी मस्क्रीनिक सिलेक्टिव, उसके बाद एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, उसके बाद एंटी निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर एंड लास्ट पर एसी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटी मस्क्रीनिक नॉन सिलेक्टिव देख लेते हैं। इनमें सबसे अहम है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन एक कंपेटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट है। कंपेटिटिव फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट है एट ऑल एम रिसेप्टर्स। सो ये कहाँ पर दिया जाता है? मिड्रियाटिक में, साइक्लोपेजिक में। एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर टॉक्सिसिटी, मतलब कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एज ए एंटीडोट हम इसे देंगे। उसके बाद इसका ड्यूरेशन 2 से 4 आवर है, लिपिड सॉल्युबल है, इसका मतलब CNS में एंटर होगा। और अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो और पैरासिम्पथेटोलिटिक इफेक्ट्स होंगे, मतलब पैरासिम्पथेटिक सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे, जिसमें सिडेशन, डिलीरियम, हाइपरथर्मिया, फ्लशिंग। हाइपरथर्मिया जो है ये बहुत ही फैटल है फॉर द चाइल्ड किड्स, क्योंकि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये देखें हमारे पास जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी। सिलेवरी, ब्रोंक्यूलर एंड स्वेटिंग सिक्रीशन कम होगी, तो हमारे पास ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज़ लीथल फॉर किड्स। और उसके बाद टैकीकार्डिया होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो इस कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं। तो हमारे पास जो है ये आ जाती है बेंजट्रोपिन एंटी पार्किंसनिज्म में, डाइसाइक्लोमीन ग्लाइकोपाइरोलेट GIT में दी जाती है। उसके बाद हीमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिसामाइड और टॉपिकल ऑप्थाल्मिक यूज टू प्रोड्यूस मिड्रियासिस, मतलब प्यूपिल की डायलेशन करवाती हैं और ये आई एग्जामिनेशन में दी जाती हैं। उसके बाद इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, एसिलिडीनियम इनहेल्ड फॉर एस्दमा ऑब्स्ट्रक्टिव COPD में ये दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन में प्रोमोटेड फॉर यूरिनरी अर्जेंसी, यूज्ड इन ओवर एक्टिव ब्लेडर। ओवर एक्टिव ब्लेडर में ये यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन यूज़ होती है एंटी मोशन सिकनेस में। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाती है ट्रोस्पियम, ओरल फॉर यूरिनरी अर्जेंसी। ठीक है, ये हमने देखी है नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्क्रीनिक, मतलब ये एंटी मस्क्रीनिक है, नॉन सेलेक्टिव है। M1 M2 की कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं है, किसी पर भी ये बाइंड हो सकती हैं। तो इनमें इनको आपने याद रखना है कि एंटी पार्किंसनिज्म में बेंजट्रोपिन आ जाती है। उसके बाद टॉपिकल ऑप्थाल्मिक यूज़ में मिड्रियासिस जो कराती है, मतलब प्यूपिल की डायलेशन, वो हीमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ये आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो ओवर एक्टिव ब्लेडर में यूज़ होती है वो ऑक्सीब्यूटाइनिन है। और हमारे पास जो एंटी मोशन सिकनेस में यूज़ होती है वो हमारे पास स्कोपोलामीन है। और उसके बाद हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी में जो यूज़ होती है वो है ट्रोस्पियम। अब हम आ जाते हैं एंटी मस्क्रीनिक सिलेक्टिव में। अच्छा, एंटी मस्क्रीनिक सिलेक्टिव, इसमें हमारे पास जो है M3 सिलेक्टिव एंड M1 सिलेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं M1 सिलेक्टिव। तो M1 सिलेक्टिव में आ जाता है पायरेंजीपाइन, टीलेंजीपाइन। पायरेंजीपाइन एंड टीलेंजीपाइन कहाँ पर दिए जाते हैं? पेप्टिक डिजीज में दिए जाते हैं, ओरली दिए जाते हैं। अगर इनकी एक्सेस हो जाए तो एक्सेसिव पैरासिम्पथेटोलिटिक इफेक्ट, मतलब पैरासिम्पथेटिक ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं M3, हमारे पास जो है M3 वाले, उनमें आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं डेरिफिनेसन, फेजोटेरिडोन, सोलिफिनेसन एंड टोल्टेरिडोन। ये
इनका जो एक्शन है ये एट्रोपिन लाइक है, यूरिनरी अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में दिए जाते हैं, ओरली दिए जाते हैं। ये भी वही पैरासिम्पथेटोलिटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे भी आ जाते हैं एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स में एंटी हिस्टामिन डाइफेनहाइड्रामिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। उसके बाद हमारे पास ये टीसीएस सीवीएस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टैकीकार्डिया। उसके बाद हमारे पास क्विनिडीन एंटी एरिथमिक ड्रग है लेकिन ये एरिथमियास काज करती है। उसके बाद हमारे पास एमानाटाइडिन एंटी वायरल है यूज फॉर पार्किंसन डिजीज। और लास्ट पर हमारे पास ये जो मेप्रीडीन है ये आ जाती है ओनली ओपियाइड विद डायलेट पीपल्स, और ये आई एग्जामिनेशन में यूज़ होती है। इसे आपने याद रखना है। जितने भी ओपियाइड्स हैं उनमें से यही मेप्रीडीन जो है ये ओनली ओपियाइड है जो कि यूज़ होती है फॉर प्यूपिल डायलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है हेक्सामिथोनियम सिलेक्टिव ब्लॉकर एन रिसेप्टर, मतलब गैंग्लियोनिक ब्लॉकर पर ये इसकी सिलेक्टिविटी है। उसके बाद ये यूज़ कहाँ होती है? दिस इज़ यूज फॉर हाइपरटेंशन में यूज़ होती है। ये ब्लॉक कर देगी ऑल ऑटोनोमिक इफेक्ट्स। कैसे? मतलब जो न्यूरोमास्कुलर जो हमारे पास गैंग्लियन है, गैंग्लियन पर जो जंक्शन बनता है, गैंग्लियन से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो आ रहे हैं वो या तो पैरासिम्पथेटिक लेके आ रहे हैं या सिंपथेटिक, तो ये दोनों को ब्लॉक कर देगी। उसके बाद हमारे पास ट्राईमेथाफॉन होगी। ट्राईमेथाफॉन जो है फॉर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगी, यूज फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैकामाइलामीन होगी, ये एंटर हो जाएगी सीएनएस में एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर यूजिंग स्मोकिंग सीसेशन। तो आपने याद रखना है एंटी निकोटिनिक ब्लॉकर्स में कि मैकामाइलामीन सीएनएस में एंटर होगी और स्मोकिंग सीसेशन में ट्राईमेथाफॉन जो है वो यूज़ होगी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, और उसके बाद हेक्सामिथोनियम यूज़ होगी फॉर यूज़ फॉर हाइपरटेंशन। उसके बाद ये जो एंटी निकोटिनिक न्यूरोमास्कुलर ब्लॉकर्स हैं ये हम 27 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद एसीएचई रीजनरेटर आ जाता है। एसीएचई रीजनरेटर क्या होता है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट में जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है उसे कम कर देती है। ठीक है। तो जब वो कम होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन कम होगा, एगोनिस्ट कम होगा तो आगे फंक्शन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये ब्लॉक करने के लिए इनके रीजनरेटर इस्तेमाल होते हैं। उन रीजनरेटर में आ जाता है पैरलीडॉक्सिम हैव ऑक्सिम ग्रुप विच हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर फास्फोरस ग्रुप। ठीक है। केमिकल एंटागोनिस्ट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो है मैनेजमेंट ऑफ एसीएच इनहिबिटर टॉक्सिसिटी, ऊपर भी हमने टेबल में यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो हमारे पास एट्रोपिन है वो टॉक्सिसिटी के लिए कंपेयर इनवर्स एमेगोनेस्ट टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होती है। तो एट्रोपिन एज एंटीडोट यूज़ होगी, रिवर्स ओनली मस्क्रीनिक इफेक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे एक्यूट ट्रीटमेंट पार्लीडॉक्सिन 2 PM। पार्लीडॉक्सिन क्या होगा? फास्फोराइलेशन को रिवर्सिबल करेगी। फास्फोराइलेशन ये जो हो रही है, फास्फोरस ऐड है एसीएचई पर, तो इसको रिवर्सिबल कर देगी बिफोर एजिंग। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि 5-6 आवर्स गुजरने के बाद एसिटाइल एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है और जिसे हमारे पास जो 2 PM है वो रिमूव नहीं करा सकती। अब एजिंग से पहले अगर हम दे दें 2 PM तो एसीएचई इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी रिवर्स हो सकती है, वो है विद इन 6 आवर्स। अगर हम एजिंग के बाद देंगे, ये रिएक्शन परफॉर्म हो गया, अब देंगे तो ये रिमूव नहीं करा पाएगी, तो हमारे पास एसीएचई आज़ाद नहीं हो सकेगा और रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स ऑन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आर्टीरियोल्स एंड वेन्स पर। तो पहले हम देखेंगे डोमिनेंट सिस्टम का कौन सा है। मैंने आपको बताया कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें डोमिनेंट सिस्टम मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिवाय दो के, एक ब्लड वेसल और दूसरा दूसरा स्वेट ग्लैंड्स। तो आप ये देखें आर्टीरियोल्स और वेन्स, और उसके बाद हमारे पास ये जो एंड पर आता है स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और बाकी सब में पैरासिम्पैथेटिक। तो ये क्या करेगा? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर उनका रिवर्स कर देगा। तो आर्टीरियोल और वेन्स पर जब ये एक्ट करेगा तो ये वेजो डायलेशन हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करेगा, डायलेशन वीनस रिटर्न कम, कार्डियक आउटपुट कम। अब जब ये हार्ट पर एक्ट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक के उलट करेगा, तो टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा, आइरिस में मिड्रियोसिस कराएगा, सिलरी मसल में साइक्लोपेजिया कराएगा, जीआईटी में टोन को कम करेगा, मोटिलिटी को कम करेगा, ब्लेडर में ये क्या करेगा? हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन कराएगा। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड में जीरोस्टोमिया हो जाएगा। उसके बाद मतलब इनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड। सो अब हम देखेंगे टॉक्सिसिटीज़ ऑफ कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। टॉक्सिसिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास मस्क्रीनिक एंटेगोनिस्ट की टॉक्सिसिटीज़ क्या क्या होती हैं और उसके बाद निकोटिनिक एंटेगोनिस्ट। तो मस्क्रीनिक एंटेगोनिस्ट की टॉक्सिसिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती हैं प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटीज़। प्रिडिक्टेबल में सबसे पहले ये स्वेटिंग को कम करा देंगे। जब भी इनकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी तो एक्सट्रीम डिक्रीज इन स्वेटिंग होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाइपरथर्मी होगा, तो इसे हम एट्रोपाइन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि एट्रोपाइन इस ग्रुप का मेंबर है तो हम इसे एट्रोपाइन फीवर भी कहते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे, ये वही बात है, स्वेटिंग, सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, जितनी भी सेक्रीशंस हैं ये कम करा देगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा अक्यूट एंगल क्लोयर ग्लूकोमा। अक्यूट एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है? आई पेन होता है, ब्लड विजन होती है, रेड आई रेडनेस होती है। ये क्यों होती है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो
इंट्रा आक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके इंक्रीज़ होने की वजह से आई पेन होता है, ब्लड विजन होती है, आई रेडनेस होती है, ठीक है? तो इसकी टॉक्सिसिटी, प्रेडिक्टेबल टॉक्सिसिटी में ये आ जाएगा। और एंड पर हम देखेंगे यूरिनरी टेंशन एंड बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये क्या करेगा, इस हाइपरप्लेजिया की वजह से जो हमारे पास यूरेथ्रा है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यूरिन की वहाँ पर अकोमोडेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे अदर टॉक्सिसिटीज़, उसमें आ जाएगा सिडेशन, एमनीजिया एंड हेलुसिनेशन। ये वो टॉक्सिसिटीज़ हैं जो कि हमारे पास जो हमारे पास ये एंटी मस्करीनिक एंटागोनिस्ट सीएनएस में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद एट्रोपाइन फ्लश होगा। एट्रोपाइन फ्लश किसे कहते हैं कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन हैंड्स, आर्म्स, नेक, ट्रंक। तो हमारे पास रेडनेस हो जाएगी, इसे हम एट्रोपाइन फ्लश कहेंगे। दिस इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक फॉर ओवरडोज ऑफ एट्रोपाइन, ठीक है? अगर एट्रोपाइन फ्लश है तो हमारे पास साफ ज़ाहिर है एट्रोपाइन की एक्सेस क्वांटिटी पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंड पर निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट ब्लॉक ऑल ऑटोनोमिक इफेक्ट्स। और एंड पर हम देखेंगे रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ हार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अल्फा एगोनिस्ट फर्ज किया हमने दिया है, तो ये वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्ट करेगा। ब्लड वेसल पे जब एक्ट करेगा तो हमारे पास जितनी भी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसे इंक्रीज कर देगा। उसके इंक्रीज होने से हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होगा। वैसोमोटर सेंटर इन सीएनएस में सिग्नल्स जाएंगे, वहाँ से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आएगा थ्रू एनएन रिसेप्टर्स हार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर एनएन रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ पर हार्ट में आ जाएगा। हार्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस कराएगा, हार्ट रेट को कम कराएगा। इस इफेक्ट को हम कहेंगे रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमने कोई भी बीटा टू एगोनिस्ट दिया है, ठीक है? बीटा टू हमने एगोनिस्ट दिया है तो वेजोडाइलेटर है। वेजोडाइलेशन कराएगा, टीपीआर कम कराएगा, कार्डिक आउटपुट कम, ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड प्रेशर कम। तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारे पास ये जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है ये भी कम हो जाएगी। ये कम होगी तो हमने तो ये बैरो रिसेप्टर पर सिग्नल जाएंगे, ये वेजोमोटर सेंटर में ले जाएंगे, वहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक सिग्नल आएंगे। सिंपैथेटिक सिग्नल हार्ट पर एक्ट करके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास एक सिनेरियो है इसे चेक करने के लिए कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ड्रग एक्स दी है, तो उसने ब्लड प्रेशर को कम कर दिया है और उसके बाद उसने हार्ट रेट को, बल्कि हमने एक ड्रग एक्स दी है, उसने ब्लड प्रेशर को कम कर दिया और हार्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो फिर हमने वही ड्रग एक्स दी है, लेकिन उससे पहले हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दिया है उसी पेशेंट को। तो अगर हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ फर्ज़ किया नहीं होता, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास होगी बीटा टू एगोनिस्ट। और अगर हो जाता है तो ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया को इनहिबिट कर देते हैं।